नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी बाल मनोविज्ञान का सेट नंबर 5 की हम बात करेंगे यहाँ से आपसे। और यहाँ पर हम करेंगे अपने वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड्स आपके जल्दी ही जारी किए जा सकते हैं। तो आप लोग पूरी तैयारी बनाए रखिएगा और सॉल्व करते हैं हम आज के क्वेश्चन को बिना किसी देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद से जब भी कभी आप बात कर रहे हो तो यार क्या उभर के आना चाहिए। ऑप्शन में आपके पास है विवाद, सूचना, विचार या फिर तर्क वितर्क। तो भाई देखो, अगर आप बात करो, अगर विवाद आएगा, या विवाद का मतलब क्या होता है, जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें फिर जो अच्छा डिस्कशन होता है उसको हम बेसिकली तर्क कहते हैं, और जो बुरा डिस्कशन होता है उसको हम विवाद कहते हैं। वो हमारा कुतर्क वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो विवाद तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सोचना, इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, परस्पर संवाद से इन्फॉर्मेशन, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि कक्षा में जब भी कभी आप बात करें तो आपके विचार उभर के आने चाहिए। क्या उभर के आने चाहिए? आपके विचार उभर के आने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। राइटिंग को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, पेज मेरा थोड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको मैं ठीक सही से समझा सकूँ। क्योंकि देखो, हकीकत में किसी भी शिक्षा को लेने या देने का मेन प्रयोजन क्या होना चाहिए कि शिक्षा का संप्रेषण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है किस चीज़ पर। विद्यालय उपलब्धि यानी स्कूल में जो अचीवमेंट करेगा वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा। स्वप्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, या रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा लिंग, अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा जाति, या फिर रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट और अभिप्रेरणा। भाई देखो, इसमें बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। बी ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो एक वर्ड आ गया लिंग। लिंग का कोई मतलब नहीं बनता भाई विद्यालय उपलब्धि में। ठीक है, लड़की है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लड़के हैं कम नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो लिंग आपका नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। जब आप जाति की बात करें तो जाति का भी कोई मतलब नहीं बनता भाई। यहाँ पर शारीरिक बनावट देख कर तो कभी पढ़ाई तो की नहीं जाती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं तो सबसे ज़्यादा फेल हो रहा होता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्वप्रत्यय होना चाहिए, यानी आपका खुद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बुद्धि आपकी इंटेलिजेंस, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। आपकी जो रुचि है, आपका इंटरेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो अभिप्रेरणा यानी कि जो आपकी मोटिवेशन है, ये आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। तो मीन्स आपका कॉन्सेप्ट, आपकी बुद्धि जिसे हम क्या कहेंगे, हम इंटेलिजेंस कहेंगे, आपकी रुचि जिसे हम इंटरेस्ट कहेंगे, और आपका अभिप्रेरणा जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपके इनमें से आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था भाई। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। द्विकारक सिद्धांत पे ऑप्शन में हमारे पास दे रहा है टर्मन ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, या फिर बिने ने दिया। तो इसका आंसर देखो बच्चों, आप ही बता सकते हो किसने दिया होगा ये सिद्धांत। यहाँ पर हम बात करते हैं जब टर्मन की, तो टर्मन और बिने ये दोनों के दोनों साथी थे। इन दोनों साथियों ने मिलकर क्या दिया था, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, एक कारक, कि भाई बुद्धि का एक ही कारक होता है, जनरल कारक, इसके अलावा बुद्धि कुछ और नहीं है, इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज़ है। फिर उसके बाद स्पीयरमैन आते हैं जो कहते नहीं जी, बुद्धि जो है वो दो चीज़ें होती है, एक तो जनरल भी होता है, एक स्पेसिफिक भी होता है। फिर खुद ही स्पीयरमैन ही थ्री डायमेंशन, जिसे हम कहते हैं तीन कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ही देते हैं। कहते हैं ये जनरल, स्पेशल और तीसरी एक और बुद्धि होती है। ठीक है, ऐसा कर करके इन्होंने अपनी बुद्धियों को बढ़ाया है। और जो हमारा जो सी ऑप्शन है पर गिलफोर्ड ने क्या दिया था, गिलफोर्ड ने कहा था कि बुद्धि जो आपकी 3D होती है, तीन डायमेंशन होती है आपकी बुद्धि के अंदर में। तीन डायमेंशन कौन कौन से होंगे उसके बाद हम बाद में करेंगे आराम से। हालांकि मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये कहता है कि एक विषय वस्तु होती है, एक संक्रिया होती है, और एक होता है उत्पाद। ये तीनों मिलकर कभी 120 खंड बना रहे थे, बाद में फिर 150 खंड बना रहे थे, और फिर एंड में आके 180 खंड हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही अपने ही संशोधन करते जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि संप्रेषण का क्या कार्य है। संप्रेषण भाई यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका मेन वर्क क्या है। पहली बात है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा और प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, या फिर उपयुक्त सभी। भाई देखो, सूचना का आदान प्रदान करना ये तो आपकी शिक्षा, ये संप्रेषण की आपकी सबसे बेसिक नीड है। शिक्षा प्रशिक्षण, जब आप सूचना का आदान प्रदान करोगे तो आपकी शिक्षा भी होगी, आपका प्रशिक्षण भी होगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य में फिर आप इसका ऑप्शन नंबर ए को सही कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कक्ष शिक्षण होना चाहिए, क्लास में टीचिंग कैसी होनी चाहिए भाई। ऑप्शन में हमारे पास में है तीव्र, संवाद मूलक, सरल और एक तरफा। तीव्र यानी बहुत तेज।
भाई तेज़ पढ़ाओगे तो कुछ बच्चे बहुत तेज़ हैं बिल्कुल राजधानी की तरह, कुछ बच्चे बहुत स्लो हैं बिल्कुल जिसे हम कहते हैं पैसेंजर की तरह। तो तीव्रता हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। सरल की अगर हम बात करें सिंपल, तो भाई अगर कक्षा शिक्षण होगा तो हाँ होना चाहिए, लेकिन इतना भी सिंपल ना हो कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बैठे बैठे बोर होने लगे। एक तरफा तो संप्रेषण कभी नहीं होना चाहिए भाई शिक्षा में। एक तरफा यानी टीचर आया, टीचर आके बोल के चला गया और चलने के बाद में फिर उसके बाद बच्चे बैठे हुए मुंह ताकते रह गए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर संवाद मूलक, यानी कि बच्चों की तरफ से भी आपको बातें निकलवानी है और टीचर भी इस चीज़ को करेगा। मीन्स एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। सर्वोत्तम समूह हमें यहाँ पर बताना है। तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान, निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। तो देखो किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह, किशोर किशोरियाँ यानी तनाव की अवस्था, यानी तूफान की अवस्था, यानी कि द्वंद्व की अवस्था जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका डी ऑप्शन की, यहाँ पर दर्शन और सुसमायोजन, भाई कौन सा किशोर ऐसा है जो दर्शन की बात करता है, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। अगर आप बी पे आ जाते हो कि उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर्शवादी, आदर्शवादी अगर किशोर होने लगे तो भाई फिर गलतियाँ कौन करेगा, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया है। आपका सी ऑप्शन है निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, जो एक किशोर होगा वो किसी काम को नया करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन भी गलत है। ए आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों? यहाँ पर आपके तीन कारण कौन कौन से? तार्किकता यानी बच्चा लॉजिकल होता है, किशोर किशोरी लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक्स के साथ खेलते हैं। सेकंड आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। ये बेसिकली लॉजिक में आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि हमें भगवान के सामने माथा टेकना चाहिए, तो माथा क्यों टेकना चाहिए, ऐसे सवाल जो है वो किशोर किशोरी के मन में सबसे पहले आते हैं, ठीक है। निर्णय शक्ति यानी किसी भी जो जिसे हम क्या कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है किशोर किशोरी में सबसे ज़्यादा होती है। हम और आप तो फिर भी एक एज के बाद में रिस्क से डरने लगते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ठीक है। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। कोई काम हम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अभिरुचि बोलेंगे। क्या अभिरुचि हमारा इंटरेस्ट होता है? नहीं। प्रत्यक्षीकरण कतई भी नहीं। अभियोग्यता, जी हाँ हम इसे कहेंगे, अभियोग्यता कहेंगे। अभिवृत्ति ये होता है हमारा एटीट्यूड होता है बेसिकली। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका एटीट्यूड तो हम कतई भी नहीं रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे? हम उसका स्किल रखेंगे। स्किल हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसे हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड। किसी काम को करने की विशिष्ट क्षमता को एप्टीट्यूड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल हो जाता है और वो सबसे कहता है यार मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था। ये उदाहरण किस चीज़ का है? उदात्तीकरण, आपका प्रक्षेपण, युक्तिकरण या फिर तादात्म्यकरण। बीएड की प्रवेश परीक्षा दी और फेल हो गया, उसके बाद कहता है मैं अध्यापक ही नहीं बनना चाहता। तो भाई इसका मतलब तो ये हो गया अंगूर खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे हैं तो शादी में ज़रूर आना, पिक्चर देखेगा जाके और फिर देखेगा वहाँ पर कि एक पीसीएस जो लड़की है वो एक क्लर्क से शादी नहीं कर रही है, तो खुद उसके लिए फिर आईएएस बनने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? ये हमारा युक्तिकरण का पार्ट है। युक्तिकरण में हम कहते हैं कि हम बहाना बना देते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। होता क्या बेसिकली आपके अंदर समायोजन या कुसमायोजन होता है, इसको जब आप शांत करने की कोशिश करते हो तो आपके कई सारे रीज़न होते हैं कि आप किस किस तरीके से कर सकते हो। आप दमन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दमन कर सकते हो। दमन में क्या होगा कि कोई भी इच्छा आई आपने उसको दबा दिया, ठीक है। तो ये आपका दमन हो गया। आज आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, आपने कहा छोड़ो यार बेकार होती है, इसको हटा दिया आपने, दमन कर दिया। दुआ स्वप्न, आपने उसकी कल्पना कर ली। मैथ के टीचर तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कल्पना कर लेते हैं, अलजेब्रा वाले ना, कि एक मास्टर जी थे, रोटी जो है वो कटोरी में डुबो के खा रहे थे। तो बच्चों ने पूछा बेटा कि सर ये क्या कर रहे हो? तो मास्टर बोलता जी मैं मैथ का टीचर हूँ, मैंने मान लिया इसमें कि इस कटोरी में दाल है। अब देखो मास्टर भी गरीब था बेचारा कि दाल ही मान रहा था, वो चाहता मटर पनीर भी मान सकता जब मान नहीं था। तो वो वाली भी एक चीज़ हो जाती है। अगली हम बात कर रहे हैं प्रत्यागमन। प्रत्यागमन को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब सास बहू की लड़ाई हो रही है सपोज करो, ठीक है। सास बेचारी खरी खोटी सुनारी बहू को, बहुओं का काम है दमन करना यानी अपने आप को दबाना। तो ऐसे में फिर क्या हो जाता है, बहू उठ के दूसरे कमरे में चली जाती है, तो क्या हो गया, ये आपका प्रत्यागमन हो जाता है। कौन सी हो जाती है? समायोजन की कौन सी टेक्निक है ये? प्रत्यागमन हो जाती है। अब यहीं पर एक चीज़ आती है प्रतिगमन। वो सास ने सुना तो दिया बहू को, अब बहू को गुस्सा तो आया, वो उठकर चली तो गई, उस समय उसने मामले को शांत किया।
लेकिन घर पे जैसे ही उसका आदमी आया, जैसे उसकी जो पति है, उसके जो पति परमेश्वर आए, उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर बर्तन फेंक फेंक के मारने लगे। तो कौन सा वाला पार्ट हो गया हमारा? प्रतिगमन हो गया। अब प्रतिगमन तो हमारा समझ में आ जाता है। अगली चीज़ क्या है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण है क्या? अपना दोष दूसरों पर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा, छोटा भाई जाके कुत्ते को लात मार के चला आया, तो ये क्या हो गया? प्रक्षेपण हो गया। आपने अपना जो गुस्सा था, आपने आपका जो द्वंद्व था, आपने उसको समायोजित किया किसी न किसी तरीके से, और युक्तिकरण मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक क्या क्या है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य यानी गुड मेंटल हेल्थ। ऑप्शन में आपके पास में है दोषों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दिव्य स्वप्न और सामवेगिक नियंत्रण। दोषों की आलोचना करना एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं होती। ठीक है, जिद्दी प्रवृत्ति तो कतई भी नहीं है। दिव्य स्वप्न यानी आप दिन में बैठ के आप सपने देखोगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाता है कि आप जो है आप इमोशनली बैलेंस्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप इमोशनली बैलेंस्ड होने चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? भैया कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? ऑप्शन में आपके पास में मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम या फिर रोम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू होता है। ठीक है, मदरबोर्ड वाला पार्ट होता है जिसके अंदर में सारे के सारे सिस्टम आपके जुड़े रहते हैं। चाहे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, चाहे हम रैम की बात करते हैं, तो मदरबोर्ड एक सर्किट होता है, इसमें ये सारी चीज़ जुड़ी होती है। रैम क्या होता है? बेसिकली आपके कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कोई भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है उसको काम में तेज़ी देती है या फिर काम की उसकी शुरुआत कराती है। रोम क्या है? रोम इसकी सेकेंडरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें बेसिकली आपकी सीडीज आ जाती है, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह जो है आपके रोम वाले पार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी मेमोरी? यहाँ पर आप अपने सामान को क्या करते हैं, या फिर जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाला पार्ट है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आपका फिर कह रहा है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है? ऑप्शन में आपके पास में गति, संभरण, परिशुद्धता या फिर उपयुक्त सभी। कंप्यूटर अगर तेज नहीं होगा तो काम बेकार हो जाएगा। कंप्यूटर में अच्छे स्टोरेज नहीं होगी तो काम बेकार हो जाएगा। कंप्यूटर अगर करेक्ट नहीं होगा तो भी काम बेकार हो जाएगा। यानी कि जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, ये आपका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर सह अधिगम, यानी कितने कंप्यूटर आएंगे यहाँ पर? कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है क्या? शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, या फिर विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। कंप्यूटर के साथ अगर आप काम करोगे तो क्या होना चाहिए? क्या शिक्षण कार्य आसान हो, इसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? नहीं, ये मेन रीज़न नहीं है। पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, सिलेबस पूरा कराना होता तो हमारे पास और भी तरीके थे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है? नहीं, स्लो लर्नर्स भी आसानी से सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। डी यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि हमारी सारी एजुकेशन कौन सी है? हमारी सारी एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड। तो जहाँ कहीं भी बच्चे का ऐसा काम आ जाए जहाँ पर बच्चा कोई काम बहुत आसानी से कर रहा है, फिर उसकी हेल्प हो रही है, या फिर बच्चा यहाँ पर कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो वो हमारा जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम हैं? पहला है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। तो भाई देखो, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि सारे के सारे ये आपके वृद्धि और विकास के तत्व हैं, ये सारे के सारे उसके डायमेंशन है, सारे के सारे उसके आयाम हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असर कारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? हेतु का मतलब हो गया यहाँ पर कारण। ठीक है, यानी यहाँ पर जो इस काम को करना चाहता है। तो दृश्य श्रव्य सुविधा कौन कौन सी ऐसी है जो कि आपका जो काम है, यानी जिसके लिए आपने इसे लिया था, जिसे हम कहते हैं कि अधिगम के लिए आपने इसको यूज़ किया था, तो क्या ये अधिगम के कारणों को, अधिगम की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है या नहीं? ऑप्शन में आपके पास में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र और टेलीविज़न। भाई देखो, रेडियो आपकी श्रव्य सामग्री है, इससे आप सुन सकते हो। ठीक है, सुनकर आप नए नए ज्ञान की बातें आप सुन सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे दूरदर्शन वाले हैं या फिर हमारे जो भारत सरकार है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आती है रोज़ रोज़ नए नए, तो वो भी आपको कहाँ मिलते हैं? आपको ऑल इंडिया रेडियो पर मिलते हैं।
टेप रिकॉर्डर, आप किसी के लेक्चर्स को, आप किसी की बातों को आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, आप यहाँ से मोटिवेशन अच्छे ले सकते हो, आप यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। स्थिर चित्र यानी जो हो गया आपको प्रोजेक्टेड जो स्क्रीन होती हैं वो भी आपके दृश्य सामग्री में आते हैं। चौथी चीज़ आपका टेलीविज़न, तो टेलीविज़न आपका दृश्य और श्रव्य दोनों की दोनों चीज़ें हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है। ये बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल क्या कहता है, सिर से पैर की ओर। क्या कहता है, सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉडल इसको कहते हैं। इस वाले सिद्धांत को राइटिंग पर मत जाइएगा, बस आप मेरी भावनाओं को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सिर से पैर की ओर यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, जो विकास की जो दिशा है वो दो होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहली तो हो गई जो मैंने आपको बताया सेफेलोकॉडल यानी सिर से पैर की ओर, और दूसरी दिशा है वो है आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल। कौन सी है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्या कहती है, कहती है अंदर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर जो होगी डायरेक्शन वो आपकी कौन सी होगी, विकास की दिशा होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके की आपकी डायरेक्शंस होती हैं विकास की, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है किस चीज़ से। प्रशिक्षण और अभ्यास किस चीज़ से संबंधित है, संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो 16 क्वेश्चन में आपका कहता है प्रशिक्षण करोगे मीन्स आप ट्रेनिंग लोगे, मीन्स आप किसी काम को बार बार करोगे और उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो ये कौन कहता था, ये दोनों चीज़ें आपसे कहता था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन थे, थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको सबसे पहले थ्योरी दी थी, किसकी, एसआर थ्योरी दी थी आपको। ठीक है, और थॉर्नडाइक क्या थे, एक व्यवहारवादी थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप किसी नई चीज़ का निर्माण नहीं कर रहे हो तो इसलिए निर्मितिवाद नहीं होगा, और आपके अंदर से कोई चीज़ फूट कर नहीं आ रही तो इसलिए आपका संज्ञानात्मकवाद भी नहीं है। जब आपको प्रशिक्षण करें मतलब आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, साथ ही साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या है, ये आपका व्यवहारवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ये फिर से एक आईसीटी का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये जो बार बार जो हम आईसीटी करते हैं, ये आईसीटी क्या चीज़ है, ये बेसिकली सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसे हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो आईसीटी आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में इसका नया नया जो शुभारंभ हुआ था वो शिक्षा का अधिकार के साथ हुआ था, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान के साथ हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन पे क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है कि IBM AIX, एक इसने कोई नया सा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लिया, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है लिनक्स और चौथा है यूनिक्स। तो भाई देखो IBM का जो AIX है ये अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बहुत ही एडवांस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनफैक्ट जो भी कभी हैकर्स होते हैं या कोई भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स चलती हैं उनको जब भी कभी ऑपरेट करना होता है सर्वर पे, सबसे ज़्यादा सेफ जो होता है आपका वो लिनक्स होता है। ठीक है, यूनिक्स भी एक इसी तरीके का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स बेसिकली मोजिला वालों का एक इंटरनेट ब्राउज़र है। क्या है, ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कंप्यूटर वायरस है, इतने कंप्यूटर आ चुके हैं, कंप्यूटर वायरस कौन कौन सा है। ऑप्शन में कह रहा है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 18वें में अगर आप देखोगे कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है, कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या कोई हार्डवेयर होता है। आप उसे मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई कीड़ा मच्छर कोई आप उन्हें उठा के कंप्यूटर पर रख दिया और आपने कह दिया कि वायरस हो गया, तो हार्डवेयर तो आपका है ही नहीं, मतलब आप इसे छू नहीं सकते, पहली बात। बैक्टीरिया आपके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया का कंप्यूटर से कोई मतलब भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप किसी प्रोग्राम के साथ रन करा देते हो तो वो उस काम को रोक देता है या उसमें किसी तरीके की बाधाएं डालने लगता है, और जब आपका काम ठीक ठीक नहीं हो रहा था तो आप कह रहे होते हो कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये भी आईसीटी का एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि लिंग्वा फोन उदाहरण है किस चीज़ का। तो भाई देखो जो फ़ोन जो शब्द है ना, इस फ़ोन शब्द का मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। सुनना की जब बात आ रही है तो ऑब्वियस बात है कैसी सामग्री आपकी, श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, ए आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंग्वा फोन क्या है, एक तरीके का श्रव्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। मीन्स हमें अलग बताना है यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, या प्रश्नोत्तरी परिचालित करना।
तो भाई देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये क्या क्या चीज़ है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, यानी कि ये मूल्यांकन की बात कर रहा है शायद ये। ठीक है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, मीन्स बच्चा अपना खुद का मूल्यांकन कर सके, क्या ये वाला पॉइंट आता है। एक कह रहा है आपका प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, यानी आप यहाँ पर फीडबैक लेना चाह रहे हो। चौथी चीज़ है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, यानी कि यहाँ पर आपकी बात किसकी हो रही है, एक टेस्ट की बात हो रही है। तो जब आप कभी भी टेस्ट कर रहे होते हो या फिर आप कोई मूल्यांकन कर रहे होते हो तो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित नहीं किया जाता भाई, उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाती, बच्चा अपना खुद का कौशल को आकलन कर सके, ये आपका पॉइंट होता है। तो मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर आपका वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है। निर्देशन और अधिगम के बीच समानता क्या है कि दोनों छात्र केंद्रित हैं, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, दोनों पृष्ठपोषण पाठ विश्लेषण पर बल देते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्देशन हो मीन्स डायरेक्शन हो या फिर लर्निंग हो, ये दोनों कैसी होती है सॉरी, ये दोनों कैसी होती है, दोनों हमारी होती है हमेशा छात्र केंद्रित होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, प्यूपिल सेंटर्ड होती है, और जिसे हम कहते हैं विद्यार्थी केंद्रित होती हैं। ठीक है, तो छात्र केंद्रित विद्यार्थी केंद्रित हमारी बात एक ही है। एजुकेशन हो या फिर लर्निंग हो या फिर आपका जो भी डायरेक्शन हो, ये अगर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा यहाँ पर आपके सेंटर में रहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, ऑप्शन में हमारे पास में अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। भाई देखो इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप बात करें तो अंतर्दृष्टि की, तो अंतर्दृष्टि क्या है कि सूझ का सिद्धांत की अगर हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, फिर हम सूझ की बात कर लेते हैं कि बच्चा अपने मन में देखकर किसी चीज़ को कोशिश कर रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ या नहीं। ये बेसिकली आपका एक मस्तिष्क उद्वेलन भी इसमें आपका एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि अंतर्दृष्टि बाधित करेगा। अगर आपके अंदर अंतर्दृष्टि नहीं है तो आप समस्या को समाधान आप जल्दी नहीं कर पाओगे। मानसिक प्रारूपता, अगर आप मेंटल अगर आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हो, कोई भी मॉडलिंग अगर आप नहीं कर रहे हो मेंटली, तो फिर ये आपका ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर आपका ठीक है। मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी क्या है, किसी भी काम को रोकने की कोशिश करना। ठीक है, कोई काम जैसे मान लीजिए कि आप पेन चला रहे हो, ठीक है, और पीछे से किसी बच्चे ने हाथ मार दिया तो रुक गया, तो इससे कोई समस्या समाधान आपकी बाधित नहीं हो जाएगी। ठीक है, वो समस्या समाधान कहाँ होती है, आपकी मेंटली होती है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। निर्धारण होना चाहिए, किसी भी समस्या का जब आप समाधान कर रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो उसका निर्धारण तो आपको करना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य यानी अपनी क्लास के जो उनकी जो एज है उसके वो सक्रिय सदस्य बनते हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पर 23वें क्वेश्चन में। और 23वें क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में, वयस्क अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और पूर्व बाल्यावस्था है। तो भाई देखो जो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्यों को हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गैंग एज। क्या बोलते हैं, गैंग एज। किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं बाल्यावस्था को। किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को। ये अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ये दोस्ती करना चाहते हैं, अपने साथियों का जो इनका जो सर्कल होता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करेगा किस चीज़ पर। पुनर्बलन यानी कि आपका रीइंफोर्समेंट आपका किस चीज़ पर निर्भर करता है। ऑप्शन कह रहा है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, ए और बी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो पहले तो हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन की। क्रिया प्रसूत अनुकूलन ये एक सिद्धांत था जो कि किसने दिया था, ये दिया था हमें स्किनर ने दिया था। स्किनर कहते हैं भाई जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा स्टिमुलस दिया जाएगा। क्या कहता है, जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा स्टिमुलस दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर सबसे मेन क्या चीज़ है, ये आपकी रिस्पॉन्स के ऊपर आपकी अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दीपक की प्रकृति पर कब निर्भर करेगा, अगर हम बात कर रहे होते कौन सा सिद्धांत की हम बात कर रहे होते, प्राचीन अनुबंधन की, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होता। लेकिन यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, इन्होंने 3 अवस्थाएं बोली थी। एक अवस्था थी आपकी प्राक रूढ़िगत यानी जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल, दूसरा था आपका रूढ़िगत यानी कि आपकी ऑपरेशनल, तीसरा था आपका पश्चात रूढ़िगत यानी आपका पोस्ट ऑपरेशनल। यहाँ पर जो संवेदी प्रेरक अवस्था थी ये किसकी, कोलबर्ग की नहीं थी, किसकी थी, ये थी आपकी पियाजे की थी। पियाजे यानी जीन पियाजे की, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी जिसमें सबसे पहली थी संवेदी प्रेरक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी क्या है। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन में आपके पास में पर्याप्त संसाधन, सामग्री एकत्रीकरण करने की, समूह रचना निर्धारण करने की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, या फिर उपयुक्त सभी।
सहयोगशील अधिगम, अगर आप चाहते हैं कि भाई बच्चा सहयोग के साथ में अधिगम कर सके तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत है भाई। क्यों है, देखो अगर पर्याप्त संसाधन सामग्री होगी तो बच्चा अपने अधिगम को बिना रोक टोक के कर पाएगा। समूह रचना यानी ग्रुप अगर वो बना पाएगा, यानी आप उसका अगर आप एक क्या बोलते हो उसे क्लासिफाइड कर देते हैं तो भी चीज़ों को आसानी हो जाती है। बैठक की उपयुक्त सुविधा, यानी अगर उनके पास काम करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी तो कैसे वो सहयोगशील अधिगम कर लेंगे। भाई अब मान लो कि बेंच है 3 बच्चों की और वहाँ पर बच्चे खड़े हैं 6, तो भाई उनके बीच में म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन तो आप कराने वाले नहीं हो, क्या आपस में भिड़ते हुए कुर्सी लड़ाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए। शायद हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। आप इसका जवाब दे सकते हो और हम सीधा सीधा कहेंगे कि एजुकेशन कैसी होती है आपकी, कम्युनिकेशन आपकी कैसी होती है, ये होती है हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। कैसी होती है, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस चीज़ पर, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस चीज़ पर निर्भर करता है। ऑप्शन में हमारे पास में है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य यानी उसका क्या है, मेंटल हेल्थ कहाँ पर निर्भर करेगी। बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, स्कूल में अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है, प्रभावित होता है। परिवार में अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। समुदाय में यानी उसके समाज में अगर कुछ दिक्कत है तो भी परेशानी होती है। तो मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया कौन सी है। उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन और व्यक्तिगत का रक्षा कवच। तो भाई देखो 29वें क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही है। प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है वो कैसी है, वो प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। प्रतिरक्षा बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपने अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की, क्या हम इसको कहेंगे, या फिर हम उसके प्रतिरक्षा करते हैं। मीन्स रोना चिल्लाना जो हो जाता है। मीन्स क्या करते हैं हम प्रतिरक्षा में कि हम किसी भी विवाद को हम यहाँ पर साधित कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। संप्रेषण का तत्व कौन सा नहीं, कम्युनिकेशन का कौन सा आपका जो इवेंट है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में है संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य या फिर संप्रेषण का नियोजन। तो भाई आपका संप्रेषण का नियोजन यहाँ पर आपका सही तत्व नहीं है। ठीक है। संप्रेषण का माध्यम आपका तत्व है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके पास में एक डायरेक्शन होनी चाहिए, आप किस मीडियम से आप कम्युनिकेट करोगे। आपके पास एक सीरीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक फोकस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और नियोजन आपका यहाँ पर इसका तत्व नहीं है। आप प्लानिंग कैसे करोगे कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन तो बस हो जाता है। ठीक है। कम्युनिकेशन और प्यार ये किया नहीं जाता, ये हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज की सीरीज़ का। ये वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता ही दोगे, और अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही हम आपको इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, और आपके सीटेट और आपके एस्टेट और आपके यूपीटेट जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सबके लिए पहले से मैं अग्रिम ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपसे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस मिलता है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।